नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज हम जानेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। देखेंगे कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसकी लंबाई कितनी है और इसकी सहायक नदियों की कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे और देखेंगे इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, तिब्बत में अपना जो हिमालय है उसका जो तिब्बत में जो भाग आता है उसे कैलाश के नाम से जानते हैं, कैलाश पर्वत के नाम से। उस कैलाश पर्वत में एक झील स्थित है, उसको बोलते हैं मानसरोवर झील। और उस मानसरोवर झील के अंदर एक हिमनद आता है और उस हिमनद का नाम है बोखरचू हिमनद। तो क्या होता है दोस्तों, उस बोखरचू हिमनद से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी को हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। तो हम देखा कि जो सिंधु नदी है उसका उद्गम होता है अपना बोखरचू हिमनद तिब्बत से। इसके बाद यह नदी आगे बढ़ती हुई हमारे लद्दाख में एक स्थान आता है दमचौक। लद्दाख में दमचौक स्थान आता है और दमचौक स्थान से यह भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ से कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सिंधु नदी है भारत में सर्वप्रथम कौन से स्थान पर भारत में प्रवेश करती है, तो उस स्थान का नाम आ जाता है दमचौक। तो दमचौक नामक स्थान पर यह सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद में यह आगे बढ़ती है और एक दर्रा आता है जोजिला दर्रा, जो कि लद्दाख में स्थित है। उस जोजिले दर्रे से होकर के यहाँ पार होती है, अर्थात जोजिले दर्रे से निकलती है। उसके बाद आगे जाकर के यह पाकिस्तान में एक स्थान आता है चिल्लास नामक स्थान पर है पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सिंधु नदी है वह किस स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, तो वो चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसके बाद में यह नदी आती हुई एक स्थान आता है पाकिस्तान में, एक स्थान आता है अटक नामक स्थान पर है मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इससे पहले यह नदी मैदानी भाग में प्रवेश नहीं करती है। सर्वप्रथम यह अटक नामक स्थान पर, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, इस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसको कहेंगे हम मैदानी भाग या फिर मैदान। इसके बाद आगे जाकर के इसमें एक नदी आती है और उस नदी का नाम है सतलज, जो कि सतलज नदी में और नदियाँ भी मिली हुई होती है, इनके बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो इसमें सतलज नदी मिल जाती है। उसके बाद में यह आगे बढ़ती हुई अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। अगर इस नदी की लंबाई की हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है, जो भारत की हमारी किताबें हैं, भारत की जो एग्जामें हैं, और उन सभी में जो उसकी लंबाई को माना जाता है वो 2880 किलोमीटर माना जाता है। आपको उसकी लंबाई गूगल पर कहीं पर 3100 देखने को मिलेगी, तो कहीं पर 3500, लेकिन हमारे भारत की जो किताबों के अनुसार और भारत के अनुसार जो इसकी लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। इसी को करेक्ट माना जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो इसकी जो सहायक नदियाँ है, जो ऊपर की साइड से मतलब अपना जो पीओके है वहाँ से एक नदी निकलती है गिलगित, जो गिलगित नदी है इसमें आकर मिल जाती है। और एक अपना सियाचिन ग्लेशियर आता है, और जो लद्दाख में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है नुब्रा, और एक श्योक, दो नदियाँ निकलती है। दोनों नदियाँ सिंधु नदी में मिल जाती है, अर्थात श्योक, नुब्रा और गिलगित 3 नदियाँ ऊपर से आकर मिलती हैं। और अफगानिस्तान से आकर के और 3 नदियाँ और मिलती है, काबुल, कोयल और कुर्रम। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट हमारी जो 5 नदियाँ नीचे वाली, जिनको 5 महानद के नाम से जाना जाता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो झेलम नदी है, झेलम नदी का उद्गम होता है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में एक झील आती है शेषनाग झील। उस शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। और झेलम नदी की लंबाई की यदि हम बात करें तो उसकी लंबाई जाती है 724 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। और झेलम नदी आगे जाकर के इसमें एक नदी आती है हिमाचल प्रदेश से एक नदी आती है चिनाब, और हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का बाड़ा लातला दर्रे से उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा स्थित है बाड़ा लातला दर्रा, उससे चिनाब नदी का उद्गम होता है। और चिनाब नदी आगे बढ़ती हुई एक स्थान पर पाकिस्तान में एक स्थान आता है, और उस स्थान पर आकर के जो झेलम है और चिनाब है उन दोनों का संगम हो जाता है, अर्थात दोनों आपस में मिल जाती है। और दोनों नदी आपस में मिलकर एक नई धारा का निर्माण करती है, अर्थात नई नदी का निर्माण करती है। और उस नई नदी को हम आगे उसका जो नाम देते हैं चिनाब नदी देते हैं। और चिनाब क्यों देते हैं इसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि कोई भी 2 नदी आपस में मिलती है तो जो आगे वाली जो नई नदी बनती है उसका जो नामकरण है, जिस नदी की जो मिलने वाली दोनों नदियों में जिस नदी की लंबाई ज़्यादा होती है उसी के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर चिनाब नदी की लंबाई झेलम से अधिक होने के कारण इसका जो नाम है, आगे बनने वाली जो धारा है उसका नाम हम चिनाब नदी के नाम से करते हैं। तो यह चिनाब नदी हो जाता है इसका नाम आगे जा करके। फिर इसमें आगे जाकर एक नदी आती है रावी, और रावी नदी का जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश से होता है, रोहतांग दर्रे से। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा स्थित है रोहतांग दर्रा, और उस रोहतांग दर्रे से हमारी चिनाब नदी का उद्गम होता है। तो चिनाब नदी फिर पाकिस्तान में आकर के झेलम में मिलती है चिनाब। तो और जो रावी है, रावी का जो उद्गम होता है वो रोहतांग दर्रे से होता है। और
आपको बताया था मैंने कि चनाब नदी का जो उद्गम है वो बड़ा लाचल दर्रे से होता है। तो यहाँ पर रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती हुई पाकिस्तान में आकर के चनाब नदी मिल जाती है। इसके बाद में यह आगे बढ़ती है और आगे जाकर सतलज में मिल जाती है। अब हम देखेंगे कि ब्यास नदी और सतलज नदी के बारे में। तो जो ब्यास नदी है उसका उद्गम भी रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से होता है। हिमाचल प्रदेश में दर्रा रोहतांग दर्रा, उससे हमारी रावी नदी और ब्यास नदी दो नदियों का उद्गम होता है। तो ब्यास नदी नीचे बढ़ती हुई और सतलज नदी में हरिके बैराज नामक स्थान पर मिलती है, और जो पंजाब में स्थित है। हरिके बैराज नामक पंजाब में यहाँ पर मिल जाती है ब्यास नदी, सतलज नदी। अब देखेंगे सतलज नदी के बारे में। तो सतलज नदी राक्षसताल झील से निकलती है। राक्षसताल झील तिब्बत में स्थित है और जो मानसरोवर झील में ही स्थित है। तो राक्षसताल झील से निकल करके यह नदी सिपकला दर्रे से सिपकला दर्रे से यह भारत में प्रवेश करती है, अर्थात सिपकले दर्रे के द्वारा गुजरती है और हरिके बैराज नामक स्थान पर ब्यास नदी से मिल जाती है। और हरिके बैराज नामक स्थान पर इन दोनों नदियों के संगम पर एक बांध का निर्माण किया गया है और उस बांध का नाम है हरिके बैराज बांध। और उस बांध से हमारे भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सतलज नदी है वह आगे पंजाब में पाकिस्तान में जाकर के चनाब नदी मिल जाती है। इससे आने वाली जो नदी है इसका नाम हम इसको चनाब बोलते हैं और इस नदी को हम सतलज बोलते हैं और सतलज बोलते हैं यहाँ पर। और जब ये नदी दोनों नदियाँ मिलकर के आगे नई नदी का निर्माण करती है तो उसको भी हम सतलज बोलते हैं, क्योंकि सतलज की नदी की लंबाई अधिक होने के कारण, चनाब से अधिक होने के कारण, तो इसको हम आगे का जो नामकरण करते हैं वो सतलज के नाम से ही करते हैं। तो सतलज नदी सिंधु नदी में मिथानकोट नामक स्थान पर मिल जाती है। सिंधु नदी में मिथानकोट नामक स्थान पर आकर के मिल जाती है। अब देखेंगे कि सतलज नदी की लंबाई कितनी है। तो सतलज नदी की लंबाई आती है अपनी 1450 किलोमीटर, और हम देखेंगे जो चनाब नदी है अपनी उसकी लंबाई आती है 1180 किलोमीटर। 1180 किलोमीटर। तो दोस्तों ये हमारे सिंधु नदी है और उसके बारे में, और उसकी जो सहायक नदी है उसके बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण जो बातें थी उनको जाना। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।